एक न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई, एक से ज्यादा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब अगर एक एटम के अंदर चलूं, स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, तो न्यूक्लियस, हमने अभी इसके पहले एटम पढ़ा है पूरा। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स की संख्या को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो, द जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जितने प्रोटॉन्स उतने ही, तभी तो वो एटम न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना प्लस ना माइनस, ना कटायन ना अनायन, यही है। तो एक एटम न्यूट्रल है जब तक, तब तक जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। मैं अभी इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, वो हो गया। अब सारा खेल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चलेगा। तो जब एटॉमिक नंबर बोला जाए Z, समझे? Z मतलब होता है एटॉमिक, मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज द मास ऑफ टोटल प्रोटॉन। समझ गए? जितने प्रोटॉन्स हैं भाई, एक प्रोटॉन का मास है MP। बोलो, एक प्रोटॉन का मास है और उनकी पूरी संख्या कितनी है? Z। एक फुटबॉल 2 किलोग्राम का, तो 10 फुटबॉल कितने किलोग्राम के? बोलो, एक फुटबॉल 2 किलोग्राम का, ये हुआ मास ऑफ फुटबॉल। इंटू टोटल कितने हैं? 10, ये हुआ नंबर ऑफ फुटबॉल, तो 10 इंटू 2। तो अगर आपको टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, यह बात अपने दिमाग में सोच के देखो, इज नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन MP। तो हमारे सामने क्या आ गया? Z इंटू MP। क्या आ गया? बोलिए, व्हाट इज Z इंटू MP? टोटल मास, नंबर ऑफ या मास ऑफ? टोटल नंबर कैसे बोल रहे हो आप? मुझे निकालना है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन्स। भैया उसके पहले एक प्रोटॉन का मास कितना है? तो MP इंटू टोटल प्रोटॉन्स की संख्या कितनी है? Z। कितनी है? कितनी है? तो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? Z है। कितना हो गया? Z इंटू MP। बहुत बढ़िया, ये हो गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। पक्का याद रखेंगे। अब मैं बताने जा रहा हूं कि न्यूट्रॉन्स का मास कैसे निकालना है, ठीक है? प्रोटॉन का मास निकाल लिया, न्यूट्रॉन का मास निकाल लिया, दोनों जोड़ देंगे तो न्यूक्लियस का मास निकलेगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर, अगर मैं न्यूक्लियस की सिर्फ बात करूं, कुराड़ कर इधर ध्यान दो, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? मैंने प्रोटॉन्स का टोटल मास निकाल लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, है ना? अरे बोल, अब आगे देख, आगे देख ध्यान से। एटॉमिक मास नंबर A, एटॉमिक मास नंबर A क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना? यस, मतलब Z प्लस, कम ऑन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या Z प्लस N? हाँ, सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन जोड़ दिए तो क्या बनने वाला है? एटॉमिक मास नंबर। अरे बनेगा, N को इधर ला, A इज इक्वल टू, और अगर N पूछा जाए, A नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सुनो वापस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक A माइनस Z, A माइनस इज इक्वल टू N। गलत है कि सही है? ये किसकी संख्या हुई? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल ये हुआ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है आप सबको? तो हमारे पास में दो आ गए, एक हो गया A माइनस Z, N की वैल्यू हो गई, और हमने Z की वैल्यू निकाली। अब सुनो, ये तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुए, अब मुझे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है।
मास ऑफ, अरे तो मास निकालने का एकदम आसान तरीका होता है, मास इंटू संख्या, मास संख्या, संख्या मतलब नंबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, n। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैसे करेंगे फिर अब बोलो, अगर मैं लिख दूं टोटल मास ऑफ, क्या लिखा है मैंने, टोटल न्यूट्रॉन्स, है ना, तो कैसे आएगा बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बोलिए नंबर ऑफ इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, मास ऑफ, बढ़िया बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये रहा, देख तेरे सामने, ए माइनस जेड, क्या है बोल, ए, हाँ, इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन एम एन, एम एम एन, समझा नहीं समझा, तो अब एटॉमिक नंबर भी अपने पास में आ गया और उसका टोटल मास आ गया, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आ गया, टोटल आ गया, आ गया। क्या क्या होता है जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, क्या क्या होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, क्या क्या होता है मुझे जानना। देखिए, अगर आप एक न्यूक्लियस में जाएं तो क्या क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए मुझे, जो आते जा रहा है वो बताते जाओ, एकदम बेसिक सी बात है। प्रोटॉन होता है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या कहते हैं, जेड, क्या कहते हैं बोलो। अभी हम निकालेंगे एन का नंबर, तो उसके लिए प्रोटॉन नंबर जेड प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक, तो एन की वैल्यू क्या आएगी बोलो, हाँ, तो प्रोटॉन का नंबर कितना, जेड, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना, बढ़िया, एक प्रोटॉन का मास कितना, एमपी, एक न्यूट्रॉन का मास कितना बोलो, एक के लिए, है ना, एक के लिए, ये है नंबर, ये है मास, ये है नंबर। अब टोटल मास निकालना है, निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं हम, बोलो, अब हमको टोटल मास निकालना, टोटल मास निकालना है, तो क्या आएगा बेटा, z इंटू, इधर का भी टोटल मास हमको निकालना है, बोलो टोटल मास हमको निकालना है, a इंटू, अब किसको किसको समझ में आ गया है, ध्यान बनाए रखा, थर्ड टॉपिक चल रहा है, पूरा समझ में आ गया आप लोगों को, कंफर्म समझ में आ गया आप लोगों को, पक्का लिखो जल्दी करो। अब अगर मैं इनको कंबाइन करूं, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस, हमने क्या सुना था, हमने ये सुना था कि न्यूक्लियस में ये सारे प्रोटॉन रहते हैं और सारे न्यूट्रॉन रहते हैं, है ना, ये सारे प्रोटॉन का टोटल मास है और ये सारे न्यूट्रॉन्स का, तो कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, क्या ये और ये ऐड करके होना चाहिए, अरे जोड़ घटाना ही चल रहा है यार, बताओ फटाफट बोलो, जेड एमपी, जेड प्लस एमपी लिखो बेटा, जेड एमपी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, एम एन समझते हो क्या होता है, व्हाट इज एम एन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, व्हाट इज एम एन, तुम दोनों अंदर बैठो, उसकी बैग उसको वापस करो, उसकी बैग दो उसको, खाली नोटबुक ले, सामने आ जाए, नोटबुक लो और ये सामने आ जाए, यस, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन, यस सही है, अरे है या नहीं है, वापस बताओ, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस, यस एवरीवन, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस, क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ प्रोटॉन बोलोगे रॉन्ग आ जाएगा ना, टोटल मास बोलना है जो हमने z से मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है, तो बता दो मुझे बच्चों, z mp प्लस a माइनस इंटू एम एन, कुछ समझा कि नहीं समझा। अब इसमें अगर दिक्कत आ जाती है तो उसी को मास डिफेक्ट कहते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, उसी मास डिफेक्ट से बनेगा बाइंडिंग एनर्जी, जो दूसरा टॉपिक होने वाला है, समझ गए आप बात को। कंबाइंड मास जल्दी लिखो, फिर आगे बढ़ रहा हूं, तो ये आपको अब याद होना चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बता दो, सबसे पहले मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास एमपी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, इसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मेरे पहले बोलो, मेरे बाद मत बोलो। तो टोटल एटॉमिक मास अगर मैं बोलूं, प्रोटॉन का, ओनली प्रोटॉन का टोटल मास अगर मैं बोलूं, जेड एमपी,
अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लो, तो क्या ए माइनस जेड होता है ए माइनस जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, mn क्या होता है। तो अब टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं, ए माइनस जेड इंटू, पक्का क्लियर है थोड़ा बहुत, पक्का क्लियर है थोड़ा बहुत, ठीक। ये देखा गया कि जब सारे प्रोटॉन्स अलग कर दिए जाएं, केवल सारे प्रोटॉन्स अलग कर दिए जाएं, सारे न्यूट्रॉन्स अलग कर दिए जाएं, ये ऐसी चीज नहीं कि तुम घर में कर लो, प्रोटॉन्स अलग करने में एक एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाएगा, समझ रहे। एटम बॉम्ब वही तो है, कि ऐसे नहीं होता है। एक प्रोटॉन का मास लिया गया, अब बोला गया कि सोडियम में 11 प्रोटॉन है भैया, कितने प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 11 2,8,1, तो 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मास, उसको 11 से मल्टीप्लाई किया गया तो एक पर्टिकुलर संख्या बनी, फिर बचे 12 न्यूट्रॉन। कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं सोडियम में, अरे केमिस्ट्री वाले बोलो, जो भी हो। अब उनको उनके मास से जोड़ा गया है ना, तो किया गया जैसे एक थैली है, उसमें एप्पल भी है और गुआवा भी है। एप्पल और गुआवा अलग अलग करके गिने गए, अलग अलग, एक एप्पल, दूसरा एप्पल, तीसरा एप्पल, चौथा एप्पल, फिर गुआवा लाया, अलग अलग करके गिने गए। ध्यान से सुन बेटा, सबको जोड़ दिया, सारे एप्पल्स, सारे गुआवा, एक एक मास लिखा और अब कैलकुलेशन किया तो एक पर्टिकुलर अलग वजन आया, राइट। और जब उस थैली का वजन किया तो अलग आया, जिसमें दोनों रखे थे साथ में, वजन अलग आया। मेरी बात फिर से सुनो, एक थैली है ना, थैली का वजन मीनिंगलेस है, नेग्लिजिबल है, हमने वो लिया, उसमें एप्पल भरे हैं बहुत सारे और गुआवा भरे हैं बहुत सारे, ठीक है। गुआवा क्या होता है उसका, अमरूद, हाँ भाई, कोई तो भी पहले अनार बोला है उधर से। अब देख, सुन, रुक, मिसाल पता अनार का मतलब, हाँ काहीतरी म्हटलं तू ना पहिले, पोमो काहीतरी म्हटलं, ते नाही, ते पूर्ण नाही म्हटलं, तू वेगळंच काहीतरी म्हटलं। हाँ आता बरोबर है। चलो ध्यान से सुनो, लिया हमने थैली, माहौल तुमने बिगाड़ा था क्लास का, मैंने नहीं। मैं वहां से पहले दरवाजा पीटा बहुत जोर से, तुमने नहीं सुना, मैं यहां से चिल्लाया, तुमने फिर भी नहीं सुना। और आज सचिन नहीं है, वो समीक्षा अकेली है, कैसे हैंडल करे बैच। और सचिन नहीं है तो मेरा टिफिन नहीं है, मैं भी वहीं बैठा हूं, इनके साथ समोसा खाया मैंने, एक ही खाया मैंने, आणि त्याच्यात तुम्ही ओरडत आहे, अटेंडन्स नाही लागली आज, काहीच नाही झालंय आज। तुम्हाला नाव घेतलं, शांत बसा ना, तुम्ही एक दिवस हैंडल करून दाखवा। एक दिन घर में शादी रहती है, 200-400 लोग आते हैं, खाना खा के जब जाते हैं तो कैसा चिड़चिड़ हो जाता है आदमी। शादी वादी करवाई है घर में कभी आप लोगों ने, होता है, यहां रोज शादी हो रही है ना, यहां 100, वहां 200, 300 बाराती रोज आ रहे हैं, घराती कौन बाराती कौन पता नहीं, सर भी खा रहे हैं उतने में। अच्छा नए नए बाराती हो तो अलग बात है, रोज वही बाराती आ रहे हैं, हैंडल करना मामूली बात नहीं है। और 16-17 साल में अगर तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट इतना है बेटा कि तुमको टीचर डांट दे रहा है और स्टाफ डांट दे रहा है, तो तुम्हारे आंसू रुक नहीं रहे। चेक 21 का, जो 21 की 22 की वो लड़की होगी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी होगी, स्टाफ है तो कितनी होगी। मैं 17 साल का, मेरी कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो सोचो। कौन सोचेगा ये बात, थोड़ा 1 साल ज्यादा बताया मैंने, कौन सोचेगा भाई। सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सबके आंसू बहते हैं, सबको रोना आता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, ये ठीक है, ये नॉर्मल है। ऐसा मत किया करो, बस एक बार यहां वो आ जा रही है, बोल रही है, शांत हो जाओ। तो जब तक बात कर रहे थे ठीक था, बट अब तो हो जाओ, अब तो शांत हो जाओ। बात सब करते हैं, तुमने भी किया, बट अब हो गई ना बात, उसने आवाज लगा दी ना, शांत तो शांत, और कांप जाती है चिल्लाने में, ऐसे चिल्लाती है तो कांप जाती है बेचारी।
उसने अभी जोर से चिल्लाया, शांत बैठो। अब वो तो सोचो, हंसी आ रही तुमको। चलो बाराती हो, ध्यान से देखो। तू कहाँ अपसेट होती, अपसेंट होती कल? अरे होगी नहीं। हाँ चलो जाने दो। कहां थे अपन? बाराती। पहले कहां थे अपन? थैली। अब सुन, गुआवा, अमरूद, वावा नहीं गुआवा। वावा क्या है? मधुमक्खी का छत्ता है पूरा। सुनो ध्यान से। तो थैली में एप्पल भी है, मतलब एप्पल मतलब तो जानते होगे आप लोग, और अमरूद भी है। इन्होंने क्या किया, उस पर्सन ने क्या किया, एक एक एप्पल को गिना, गिना, अब एक एक अमरूद को भी गिना, उसका वजन लिया, ऐड किया, अलग वजन आया। अब थैली में सबको डाल के वजन किया, हल्का कम वजन आया। जब कंबाइंड वजन कर रहे हैं तो वजन थोड़ा कम आ रहा है, और अलग अलग वजन कर रहे हैं तो वजन थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो क्या ये गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या ये डिफेक्ट है? क्या ये मास का डिफेक्ट है? मास डिफेक्ट। इसे मास डिफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मास डिफेक्ट। आता है, ये पेपर में आता है 2-2 मार्क्स। तो द डिफरेंस जो है कि जब हमने उनको अलग अलग गिना सेपरेटली तो ज्यादा मास आया, और जब कंबाइन करके गिना तो कम मास आया। इसका जो डिफरेंस है उसको क्या बोला गया? मास डिफेक्ट। एंड दिस मास डिफेक्ट एज इट इज द डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। डिनोटेड बाय, आइए इस मास डिफेक्ट को देखते हैं। अब देखते हैं किसे किसे याद है। तो सेपरेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस में रहते हैं उनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, माइनस मास ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, आप ऐसा भी बोल सकते हो, मास ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस का अगर मास किया जाए। पहले तो सेपरेट मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब कौन कौन? सारे प्रोटॉन्स प्लस सारे न्यूट्रॉन्स, जिसकी अभी हमने बात की थी, Z MP प्लस, ये देखो ये क्या है, नंबर ऑफ बोल बोल, अच्छा सॉरी बोल, नंबर ऑफ प्रोटॉन, हेच पाहिजे होतं सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ, प्लस इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ, तो बोल भाई A माइनस Z, अरे बोल भाई, क्या यही सही है? ये हो गया अलग अलग, ये हो गया एप्पल, ये हो गया अमरूद, समझे? माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स नहीं न्यूक्लियस, कंबाइंड मास ऑफ न्यूक्लियस मैंने कितना ले लिया है? और ये जो आप देख रहे हो ये है डेल्टा एम की कहानी, ये है मास डिफेक्ट। समझा कुछ? एक बार रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। आपको कंफ्यूजन सिर्फ यहां, ये क्या है? ये पूरे थैली का कंबाइंड मास, एटम का नहीं। एटम का मास तो न्यूक्लियस का ही मास होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, पर हमें इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन के भी मास को लेना है, उसे साइड करो। तो सिर्फ न्यूक्लियस का मास, और सिर्फ न्यूक्लियस का मास मैंने कितना गिना हुआ है? जो दोनों को कंबाइन करके चिपका के बनाया गया है, माइनस ये था। ये बता दो, ये बता दो एक बार फिर से, चलो 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 चलो। ये किसके लिए है? प्रोटॉन्स, हाँ, प्लस ए इंटू इंटू हो गया बेटा माइनस एम। ये टोटल क्या है? डेल्टा एम। क्या है? चलो, जिस इक्वेशन की वजह से आइंस्टाइन फेमस हुए और उनके मरने के बाद उनका दिमाग खोल के देखा जाने लगा, है ना, रखा गया कि भाई ये सबसे बड़ा दिमाग है, तो वो इक्वेशन यही था, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। अभी हम उस पे आएंगे, पर ये क्यों बना था, ये क्या बताना चाह रहा है? एक्चुअली हुआ क्या था ऐसा? क्यों उस थैली का वजन कम आ रहा है और सेपरेट गिना तो वजन कम आ रहा है ना?
क्यों ऐसा हुआ कि कंबाइंड जो मास था वो डिफरेंट आया और सेपरेट सेपरेट करके गिना तो ऐसा क्यों हुआ? इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, बहुत काम हुआ, तो फिर पता चला, फिक्स है नहीं है, आई डोंट, कि एनर्जी इज मास, मास इज एनर्जी। उन्होंने ये कहा कि मास इज कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मास ही एनर्जी है, मास ही एनर्जी। अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मास को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस में जो स्टोर्ड स्टफ है, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी क्या है? तो ये जो रेडिएशन में एनर्जी रिलीज हुई, वही वो मास रिलीज हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात? वो मास रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, रेडिएशन गया, डिके हुआ, न्यूक्लियस बना, समझ रहे हो? एक से दूसरा न्यूक्लियस बना, पैकिंग हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई तो मास कम हो गया, ऐसा उनका मानना था। इसी के ऊपर बाइंडिंग एनर्जी निकाला गया। सर बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड, बोलो, द टू सेपरेट न्यूक्लियॉन्स। समझ रहे हो आप बात को? न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कौन सी है? सर ये तो बाइंडिंग एनर्जी है, आप सेपरेट की बात कर रहे हैं। जितना जोड़ने के लिए लग रहा है, कम से कम उतना ही तोड़ने के लिए लगेगा। बोलो, हमने न्यूक्लियस जोड़ा ही नहीं, हमने तो, समझ रहे हो, जुड़ा तो था। जैसे पेड़ खुद आया, आपने काटा, आपने पेड़ नहीं बनाया। समझ रहे हो आप बात को? वैसे न्यूक्लियस आपने जोड़ा या आपने तोड़ा? तो तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी? जितना उसको खुद अंदर एक दूसरे को जोड़ने के लिए लगी। तो इसलिए क्या ये बोला जा सकता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, लिखेंगे आप लोग ये, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to separate all the nucleons. Nucleons मतलब जानते हैं ना, protons, neutrons. Amount of energy required to separate all the nucleons from nucleus. All the nucleons from nucleus is called as binding energy. Is called as binding energy. इसका फॉर्मूला ये होता है जो हम आइंस्टाइन के इक्वेशन एनर्जी mc स्क्वायर से लेते हैं, जहां m मास है और सब्सटेंस का E एनर्जी है, c है स्पीड ऑफ। तो यहां बस m के जगह वो मास डिफेक्ट जो हमने पढ़ा था वो लेना है। तो हमको जो यूज करना है शिफा, E इज इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर, हमको ये यूज करना है, mc स्क्वायर नहीं, डेल्टा mc स्क्वायर, हमको ये यूज करना है। अब डेल्टा m की वैल्यू पीछे से उठाओ, यहां लगाओ, देखना नहीं, चल बनाते हैं, बोल, z mp प्लस a माइनस इंटू mn, ये हो गया एक माइनस m, समझा? ये डेल्टा m है, इंटू साथ में c स्क्वायर, ये कौन सी एनर्जी है? बाइंडिंग एनर्जी, यही है बाइंडिंग एनर्जी। एंड बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन तुरंत बताओ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, छाप डालो जल्दी। ये दोनों इक्वेशन सिर्फ, एक थाली में खाना है, टॉपिक पे आ गए हम। हाँ रोहित, स्टार्ट। एक थाली में बहुत सारा खाना है, ठीक है? जब इसको खाने की हम शुरुआत करेंगे, जितने लोगों ने समोसा रिफ्यूज किया था उनको अभी भूख लगी हुई है, मेरे को मालूम है, ये देख के वही सोच रहे हैं, ले उसमें ग्रीन चटनी भी डाल देते हैं। आप सुनो भाई ध्यान से, ये बहुत सारा खाना है, अभी टाइम शुरू नहीं हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू 0। कितना खाना पड़ा हुआ है यहाँ पे? क्या इसमें से थोड़ा सा भी खाना यूज हुआ या नहीं हुआ है?
जब खाना खत्म होना शुरू होगा तो टाइम t इज इक्वल टू समथिंग भागेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जब तक खाना अभी खत्म नहीं हुआ, खाना पूरा पड़ा हुआ है, तो टी कितना लेना है अपने को? कितना लेना है? तो अभी इसमें से नंबर ऑफ फूड मटेरियल डिसइंटीग्रेटेड हुआ है या नहीं हुआ है? अभी फूड जितना था क्या उतना ही है? अच्छा, कितना फूड खत्म होगा इसमें से? एक शब्द में जवाब देना। जब खत्म होना शुरू होगा तो कितना फूड खत्म होने के चांसेस है? पूरा। ऑफ कोर्स भाई, कितना पैसा चोरी होगा? जितना था। समझ रहे हो? कितनी जमीन खरीदेंगे? जितनी थी। नहीं समझा? कितनी ईंटें यूज होंगी? जितनी ईंटें थी। नहीं समझा? कितना आटा यूज हो गया? जितना। सो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड। बोलो। टाइम लगेगा डिसइंटीग्रेट होने में कि नहीं? अरे लगेगा कि नहीं? द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट टाइम। वापस बोलेंगे, द नंबर ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। नहीं समझा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द नंबर ऑफ फूड disintegrated is directly proportional to number of food। बोलो समझा? जिनको जिनको समझा हाथ ऊपर करे। देख, ऐसे ही न्यूक्लियस में होवे है। खेड़कर बड़ी स्माइल कर रही है तू। हाँ, क्या हो गया? बैठ जा। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड, तो dN/dt डेरिवेटिव ही करोगे ना, घट रहा है। बढ़ता तो इंटीग्रेट करते। अरे बोल ना। dN/dt नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटेड पर यूनिट बढ़ रहा है या घट रहा है? समझा? एकदम बढ़िया बनाएंगे अपन। माइनस dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट। बस इतना ही बता दे, एक बार काम हो जाएगा अपना। बोल एक बार फिर से, घटना नहीं है। dN, n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। n क्या है? डिसइंटीग्रेट कौन होता है? न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेट कौन होता है? तो भाई उसी को लिखो। क्या उसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, dN/dt काय में? माइनस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भैया। देखो, माइनस dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n, वेयर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। कार्बन के लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग है। समझ रहे हो? यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, यूरेनियम बहुत फास्ट डिसइंटीग्रेट होगा, तो हर एक का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट अलग है। नहीं समझा? आपने रोटी बना के रख दी, आपने चावल बना के रख दिया, दाल बना के रख दी। सुबह आपने देखा तीनों खराब हो गए, नो डाउट, पर जल्दी खराब कौन हुआ? ये भी तो बात है ना। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? तो हर एक के लिए कांस्टेंट अलग है। वेयर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल हटाया, इज इक्वल टू लगाया, तो लैम्डा लगेगा कि नहीं लगेगा? अब n के पास n लाना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जब करते हैं तो dx को x चाहिए, dn को n चाहिए। n के पास n लाएंगे, dt को इधर लेके जाएंगे, तो करते हैं ना, माइनस dN/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। जिसको नहीं आती है ये स्टेप्स, वो आज ही सीख लीजिए। मैसेज करना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का वीडियो भेजूंगा, उसमें मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के बेसिक्स बताए हैं, वो आपको काम में आ जाएंगे। जिनको नहीं आता उनको सब समझ जाएगा। जिनको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं आता आज ही मैसेज करना, मैंने पूरा डिटेल लेक्चर बनाया है, उसमें वो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैसेज कर देना। माइनस dN/n आ गया, माइनस को उधर कर दे, क्योंकि अपने को इसको इंटीग्रेट करना है। माइनस dN को उधर, माइनस को उधर कर दे, माइनस माइनस। अब इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन n का करना है तो dN होना चाहिए। इंटीग्रेटिंग, बेटा इधर डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। अर्पित, dN/n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा dt। आप बस देखते रहो। जब इंटीग्रेशन करेंगे, मैंने आपको पहले एक दो बार ये बात बताई होगी कि फिजिक्स में प्लस c वाला स्टेप 2 ही 3 चैप्टर्स में आता है, जिसमें से ये रहा अब पहली बार। ठीक है, एक बार हमने शायद SHM में किया हुआ है, प्लस c किया हुआ है, ये सेकेंड टाइम है।
dn by n log of n। यस, अरे हाँ, dn by n का इंटीग्रेशन log ऑफ n। भैया माइनस गया बाहर, लैम्डा गया बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। जिनको जिनको नहीं आता आज ही मैसेज करो, 40 मिनट्स का लेक्चर है, पूरा हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। माइनस बाहर, लैम्डा बाहर, dt का इंटीग्रेशन t, ब्रैकेट दे दो, प्लस लस्सी। समझा? अरे बोलो, पक्का समझा? यहां तक अगर आ जाते हो आप तो आपको 2 मार्क 1 मार्क मिल ही जाते हैं स्टेटमेंट के साथ। तो हम लोग यहां तक जाएंगे, कोई भी टाइम नहीं देखेगा, मेरे को मजा आ रही है पढ़ाने में, आप भी देखो। dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट टाइम। स्टेटमेंट भी याद करवा दिया है। आगे बोल, क्या करना है बोल। माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा n, माइनस को भेज उधर, n को भेज इधर, dn बाय n इज इक्वल टू माइनस, क्या किया, हाँ n ले लिया, माइनस लैम्डा dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कर सकते हैं बच्चों? बोलिए बोलिए बोलिए, डरिए नहीं, डरिए नहीं, इंटीग्रेशन। हाँ, log ऑफ n। बॉयज पीछे हट गए हो थोड़े से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में। माइनस लैम्डा प्लस, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था कि जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ t इज इक्वल टू 0, इसलिए वो मैंने पहले ही बताता हूं। मैंने बोला था जब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ t इज इक्वल टू 0 है, तो जो खाना खा रहे हैं वो भी अभी खत्म ही नहीं हुआ है ना। तो देखो कितना खाना खत्म हुआ था t इज इक्वल टू 0 पे, कुछ भी नहीं ना। तो क्या खाना 0 से डिनोट कर सकता हूं उसको? खाना खाया कितना? 0। तो एट t इज इक्वल्स टू n कितना? n नॉट। n कितना? मतलब कुछ भी डिसइंटीग्रेट हुआ नहीं। नहीं समझा? लगा भाई, यहां पे लगा, यहां पे जल्दी लगा, जल्दी लगा। जहां t दिखा वहां 0 पुट कर, जहां n दिखा वहां n नॉट पुट कर, c की वैल्यू निकाल। और जैसे एसएचएम में c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लाया था, वैसा यहां भी लाना है। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा। बोलो बोलो, log ऑफ n के जगह पे इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस, नहीं समझा, नहीं समझा। बोलो log ऑफ इज इक्वल टू, बढ़िया। तो भाई c की वैल्यू क्या आ गई? अरे लैम्डा इंटू 0 0 माइनस ऑफ 0 0, c की वैल्यू बोलो, log ऑफ। क्या मैं c की वैल्यू को यहां पर लगा दूं? अबे क्या कर रही है? कुछ नहीं, देखते रहे। log ऑफ n इज इक्वल प्लस log ऑफ, log ऑफ, वापस देख, log ऑफ n इज इक्वल टू माइनस प्लस c की वैल्यू इधर log ऑफ n नॉट, इधर माइनस। थोड़ा जोर से बोलने का, डरने का नहीं। इधर प्लस है तो इधर बिंदास बोल। log ऑफ n माइनस log ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस log a माइनस log b, log a अपॉन b। अरे हाँ ना बोल, ये आया। सो log ऑफ n अपॉन इज इक्वल टू माइनस, अब मुझे लॉग हटाना है तो क्या एंटी लॉग लगाना पड़ेगा? बोलो, अरे हाँ या ना, हाँ या ना। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ, जहां लॉग होता है वहां एंटी लॉग लगाने से लॉग तो कैंसिल हो जाता है, पर जहां लॉग नहीं है वहां अगर एंटी लॉग लगाया तो उस दिन जो तुमको सवाल पूछा था सर ने क्लास में, वो चला जाता है e टू द पावर। क्या चला जाता है? e टू द पावर। याद आया क्या? याद आया? e टू द, तो बोलो लॉग। अब एंटी लॉग लगा रहे हैं अपन, एंटी लॉग क्या लगा रहे हैं? अब लगाओ, एंटी लॉग लगाओ दोनों तरफ। लॉग और एंटी लॉग कैंसल, ये बचेगा n और ये चला जाएगा पूरा e टू द पावर। समझा? और कितना न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुआ? n, n नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n नॉट को इधर लेके जा। फाइनल आंसर आ रहा है बिडू, n इज इक्वल टू, फाइनल आंसर आ रहा है बिडू, n नॉट को इधर लेके जा। अरे भाई बोल, n नॉट e टू द पावर
ये हमारा आंसर है। इसी के ऊपर हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। ये देखो, ये एक और ये एक, ये दो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। चलो आगे बढ़ो। देखो तो ये हो गया माइनस dn/dt, ये पूरा आ गया। ये इसके बाद ये स्टेप ओरली करके देखते। देखो मुझे भी याद नहीं, तुझे भी याद नहीं। बंद कर, बंद कर। 3 मार्क। अरे टकला पड़ लगा क्या? मैं उसको देख के आता, तेरे पे नहीं आता। सॉरी, मैं बोला टकला पड़ला का। बर आई को नहीं, अरे ए यार तो सीधी आसमान। तो भाई कितना न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होगा? जितना उस वक्त मौजूद होगा। क्या ये बात सच है? चलो ओरली बोल के देखते हैं। माइनस dn/, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मेरा सवाल है माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्या हो रहा है? डिसइंटीग्रेट। क्या हो रहा है? और किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट। अरे प्रोपोर्शनलिटी हटा, इक्वल टू लगाया माइनस dn/, इज इक्वल टू। क्या ये सही है? वेर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। नीचे लिखना पड़ेगा, समझा क्या? पक्का। अब क्या जुगाड़ करना है? एन को इधर, dt को इधर। माइनस dn/n ओरली, माइनस dn/n इज इक्वल टू लैम्डा dt। लैम्डा माइनस उधर, इंटीग्रेटिंग बोथ द। dn/n का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ n। वापस एक बार, dn/n का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ। बोलना है नहीं तो गोली मार दी जाएगी। dn/n का इंटीग्रेशन आता है log ऑफ इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। समझा? अब t इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू n0। हाँ, कुछ भी डिसइंटीग्रेट हुआ नहीं हुआ। समझा गया? आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल, बोल बोल बोल, रुकना नहीं है। log ऑफ n, log ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 0 माइनस लैम्डा इंटू प्लस। अब क्या c की वैल्यू log ऑफ n0 मिल गई? log ऑफ n0 को वहां लगा सकते हो। log ऑफ n माइनस log ऑफ n0 इज इक्वल टू लैम्डा t माइनस लैम्डा t, माइनस लैम्डा t, क्योंकि e के पावर में माइनस जाएगा, आ जाएगा। log ऑफ a माइनस log ऑफ b लगाना है। log ऑफ n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, टेकिंग nt log ऑन n अपॉन n0 इज इक्वल टू e टू द पावर। आखिरी स्टेप ये लिख देने का, बस टेंशन मत लेना। पहले का भूल गए, बीच का तो कुछ तो भी किचिर मिचिर करने का, ये लिखने का n अपॉन n0 e टू द पावर माइनस, बिल्कुल याद ही रखने का। ठप्पा n0 भेजा उधर, n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर। समझे?